शिवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल और शंकर नाम के दो दोस्त रहते थे। गोपाल हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त शंकर इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, गोपाल और शंकर गांव के चौपाल पर खड़े थे। तभी शंकर ने गोपाल से कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र गोपाल, मेरे दोस्त, अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे शंकर, क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी, ये कि कर भला तो हो भला। अरे अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई। याद रखना शंकर, तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। ओ हो, अच्छा, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से अच्छी लगती है। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम में भलाई करने का कीड़ा जो है। शंकर की बात सुनकर गोपाल कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि शंकर भीतर ही भीतर उससे जलने लगा था। गोपाल के जाने के बाद शंकर गुस्से में बोला, एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढंडोरा पीटता रहता है, जिससे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो ये मेरी एक भी नहीं सुनता है। अब मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सब सोचकर शंकर कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। शंकर को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी शांति शंकर से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, यह जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र गोपाल की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे शांति, तुम तो जानती हो कि गोपाल की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। और मेरा क्या, अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग पूछते तक नहीं मुझे। जल भुन जाता हूं मैं अंदर से। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि गोपाल की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती, तो उस दिखावेबाज की अक्ल ठिकाने आ जाती, तब समझ में आता उसे। अच्छा, तो यह बात है। इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र गोपाल को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शांति। गोपाल के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वह मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बेलबुद्धि ही है। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर शांति शंकर के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। शांति की बात सुनकर शंकर मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे वाह शांति, वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। अगले दिन शंकर जमींदार के पास जाकर बोला, नमस्ते जमींदार जी। जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा मित्र गोपाल की जमीन। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत ही उपजाऊ जमीन है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? अरे शंकर, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है। उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ती है। परंतु गोपाल तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे गोपाल का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप गोपाल की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी गोपाल की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूँ, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। चलो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है।
तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को गोपाल के घर पर भेज दीजिए, जिसे गोपाल ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वह बूढ़ा गोपाल से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वह इतना धन मांगेगा कि गोपाल के बस के बाहर की बात होगी। अब मगर जैसा कि मैं गोपाल का स्वभाव जानता हूं, वह तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं, और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा, और मैं गोपाल को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार गोपाल ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना, और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मान गए शंकर, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। बस एक बार वो मुझसे कर्ज ले ले, फिर वो कभी उसे उतार नहीं पाएगा। ठीक, तो मैं अभी गोपाल के घर पर ही जा रहा हूं। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हां, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे गोपाल जानता ना हो। ठीक है शंकर, इसकी चिंता तुम मत करो। कुछ ही देर में शंकर गोपाल के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति गोपाल के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, और मैं अभी बहुत समस्या में हूं। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, वे सब के सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहां हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते हैं। कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो, या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा। क्या करूं मैं? बाप रे, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा? अरे तो चिंता क्यों करते हो गोपाल? जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो, और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा शंकर। चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं। बाबा, आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूं। गोपाल शंकर के साथ जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार को सारी बात बता देता है। जमींदार मुस्कुराते हुए गोपाल से बोला, गोपाल, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन तो दे सकता हूँ जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है, अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। जिसके बाद जमींदार ने गोपाल को मुद्राएं पकड़ा दी। गोपाल ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और जमींदार के पास जाकर बोला, ये लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया, रख लीजिए। हाँ, अरे शंकर ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई। हमारा तो दिल खुश हो गया, मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और गोपाल मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद गोपाल अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। यह लीजिए जमींदार जी, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूँ, लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना गोपाल? अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। यह सुनकर गोपाल बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार जी, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी।
बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज कहां से आ गया? वाह 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 वाह, ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था क्या? मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं? देख गोपाल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा। बताइए। जमींदार ने गोपाल को इतना ब्याज बताया कि गोपाल को चक्कर आने लगा। बाप रे, इतना भारी ब्याज! यह तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? और तुम्हारा कौन सा खेत? कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो गोपाल, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते, तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, अभी निकल जाओ यहां से। क्या? यह तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। तुम देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। अगले दिन गोपाल शिवनगर राज्य के राजा शिवाजी के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा शिवाजी को बताते हुए बोला। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर गोपाल अपनी सारी बात राजा को बताता है। ये सब सुनकर राजा बोलता है, हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र शंकर को भी महल में बुलाऊंगा, पहले उनसे भी समझूंगा। कुछ देर बाद शंकर और जमींदार राजा शिवाजी के सामने खड़े हुए थे। राजा शिवाजी जमींदार से बोला, गोपाल ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर गोपाल का खेत हड़प लिया। हड़प लिया? अरे रे रे, यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे, यह गोपाल झूठ बोल रहा है। महाराज, ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप शंकर से पूछ लीजिए ना। शंकर तो गोपाल का मित्र है ना, वह तो सच बोलेगा। क्यों भैया, शंकर बताओ। राजा शिवाजी शंकर से बोला, क्या यह सत्य है शंकर? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। गोपाल ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। यह सुनकर गोपाल बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, तुम ये क्या कह रहे हो शंकर? हाँ, सही तो कह रहा हूं गोपाल। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुन सुनकर तंग आ चुका हूं। तुम कहना क्या चाहते, तुम यह बताओ। महाराज, सीधी बात यह है कि गोपाल एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझे। चालाक है ये महाराज। नहीं महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है। महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। राजा शिवाजी गुस्से से गोपाल से बोला, तुम यह बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे, इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमारा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम इस जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि गोपाल के पास अब कुछ नहीं बचा। गोपाल मेरे गांव का है, इसीलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहे तो। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि गोपाल अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं।
अब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से गोपाल का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा गोपाल को देने के लिए तैयार हूं, जिससे वह खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूं महाराज। क्या रे, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूं? खेत तो खेत है महाराज। बस ठीक है, आज से गोपाल का खेत जमींदार का हुआ, और जमींदार जो खेत का टुकड़ा गोपाल को दे रहा है वह गोपाल का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो, जाओ। गोपाल मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी कामिनी गोपाल से बोली, आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं कामिनी, नहीं, मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छीन गया। उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है कामिनी। अरे वह तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरा मित्र मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन गोपाल जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी गोपाल ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में 2 सैनिक छुप के बैठे हुए थे। गोपाल दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई चिंता ना करो, राजा शिवाजी का महामंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा शिवाजी की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, चलो। इतना बोलकर वह दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही गोपाल अपने आप से बोला, अरे महाराज की जान तो खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। इतना बोलकर गोपाल दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा शिवाजी के पुत्र राजकुमार वीर पर पड़ी। गोपाल दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। वो दोनों महाराज को मारने की योजना बना रहे थे। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। ये सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? गोपाल राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप में हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी मोहन को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। गोपाल तुरंत फावड़ा से धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में गोपाल ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। गोपाल ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। उस संदूक में सोने हीरे मोती जगमगा रहे थे। गोपाल बड़े से बक्से को लेकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे, कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। मगर गोपाल नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर शंकर भी सुन रहा था। शंकर ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। बाप रे, अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। शंकर तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार,
तुमने जो बंजर खेत गोपाल को बड़े डींगे हाँकने के लिए राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है, और जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। तुम यह क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो बक्सा गोपाल से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। जमींदार शंकर के साथ गोपाल के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, ए गोपाल, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वह जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। सीधी सी बात है। मगर इसके बाद जमींदार और शंकर दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा शिवाजी से बोला, महाराज की जय हो। अरे महाराज, आपने गोपाल की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी और मैंने उसे जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, उसमें एक बहुत पुराना सोने चांदी से भरा बक्सा गड़ा हुआ था जो गोपाल को मिला है, और वो अभी उसे लौटाने से मना कर रहा है। कुछ ही देर में गोपाल वहां पर आ जाता है और वह राजा शिवाजी के सामने खड़ा था। जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी बंजर जमीन पर सोने चांदी हीरे मोती का बक्सा निकला है, जबकि अब वह जमीन जमींदार की है। जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वह बंजर जमीन मेरी है। तभी वहां पर राजकुमार वीर का आगमन होता है, जो मोहन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। वीर अपने पिता से बोला, अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, कल राज्य के जो गुप्तचर पकड़े गए हैं, इनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मंत्री है, जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वह तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया पिताजी। यह सुनकर राजा शिवाजी आश्चर्य से गोपाल से बोला, गोपाल, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। हाँ, इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। और हाँ, सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो तुम सबकी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। दोनों जमींदार और शंकर बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा शिवाजी गुस्से से राजा शिवाजी अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। ले जाओ इन्हें यहां से।